हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक, फ्रांस की राज्य क्रांति। यानी कि फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन हुई थी, यानी जो फ्रांस की क्रांति हुई थी। लगभग हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये बेहद इम्पॉर्टेंट भी टॉपिक है। तो आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है वो थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले के दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, पुनर्जागरण और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं और वहीं पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी और उसके पहले की भी हिस्ट्री की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति को। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। तो जब फ्रांस में क्रांति हुई उस समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था चल रही थी? सामंती व्यवस्था। कब हुई ये क्रांति? तो 1789 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में हुई? तो लुई 16वां के शासनकाल में। ये बेहद बेसिक और बेहद इम्पॉर्टेंट जानकारी है। फिर उसके बाद 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तील के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया और तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी ये क्रांति के पहले की घटना जो है वो, मतलब क्रांति में जो घटनाएं हुई उनको बताया जा रहा है कि 14 जुलाई को क्रांतिकारियों ने क्या किया कि जो बास्तील का कारागृह था उसके फाटक को तोड़कर जो कैदी थे, बंदी थे, उनको मुक्त करा लिया। और तभी से जो है 14 जुलाई को क्या है कि फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 14 जुलाई को। इसी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। जब फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद, मतलब उस क्रांति में जो सबसे फेमस नारा रहा या स्लोगन रहा तो वो था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा, बंधुत्व का सिद्धांत। ये फ्रांस की राज्य क्रांति की ही देन है और ये बेहद इम्पॉर्टेंट भी है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति भी फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? लुई 14वां का। लुई 14वां का। वो कहता था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। यानी इसके परे या इससे ऊपर कोई भी राज्य नहीं है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ये है लुई 14वां का स्टेटमेंट। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लियामेंट नामक संस्था थी जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। तो जो पार्लियामेंट नामक संस्था थी उसकी संख्या कितनी थी? 17, और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित रहता था और ये पद वंश क्रमानुगत होते थे। वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया। तो जो वर्साई का शीश महल था उसका निर्माण किसने कराया? लुई 14वां ने। वर्साई को फ्रांस की राजधानी भी किसने बनाया था? तो लुई 14वां ने। ये भी जो है वो लुई 14वां का कार्य था कि उसने वर्साई को फ्रांस की राजधानी बनाया। लुई 14वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। तो लुई 14वां कब बैठा? 1774 ईस्वी में। लुई 16वां की पत्नी कौन थी? मेरी एंतवानेत। तो जो लुई 16वां था वो 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसकी पत्नी थी मेरी एंतवानेत, जो कि जो ऑस्ट्रिया है उसकी वो प्रिंसेस थी, यानी राजकुमारी। राष्ट्र की समाधि जो है वो वर्साई का भड़कीला राजदरबार था। लुई 16वां का देशद्रोह के अपराध में जो है उनको लुई 16वां को फांसी दी गई। तो जो देशद्रोह का आरोप जो है वो लगाकर उनको फांसी दी गई। किसको? लुई 16वां को। फिर है जो मतलब ये जो है इस क्रांति में कुछ टैक्स भी लिए जाते थे। तो वो टैक्स कौन थे? एक तो था टैले। तो टैले कैसा था? तो ये एक प्रकार का भूमि कर था। और टीथे क्या था? वो एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना पड़ता था। आप इसको
ऐसे याद कर लें सरल भाषा में छोटा सा करके कि टैले जो था वो भूमिकर था और टीथे जो था वो धार्मिक कर था। धार्मिक कर तो आप चर्च को ही देंगे, तो ये बस इतना याद रखिए कि टैले यानी भूमिकर और टीथे यानी धार्मिक कर। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति ने वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो ने भी जो है वो सर्वाधिक योगदान दिया है। वोल्टेयर जो है वो चर्च के विरोधी थे और रूसो जो है वो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति के समर्थक थे। वोल्टेयर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है। और अगर हम बात करें इनकी रचना के बारे में तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जो है वो लिखी है रूसो ने। और लेटर्स ऑन इंग्लिश ये किसने लिखी है? वोल्टेयर ने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो और लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर, ये इनकी रचनाएं हैं। कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसकी रचना किसने की? मॉन्टेस्क्यू ने, जिसमें सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। तो जो हमने पढ़ा कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, तो इसको जो है ये तो जो है हम जब हम अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे थे वहाँ पर भी हमने इसको पढ़ा था। तो जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। और इसमें मतलब ये सिद्धांत क्या है, तो इसमें सरकार के 3 अलग अलग अंगों के बारे में बताया गया है। कौन कौन से अंग हैं? तो एक तो है कार्यपालिका, विधायिका दूसरा है, और फिर तीसरा है न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। तो इन तीनों अंगों के बारे में, ये तीनों किसके अंग हैं? तो ये तीनों सरकार के अंग हैं। इनके बारे में जो है वो संविधान में बताया गया है। मतलब हम लोगों के देश में भी ऐसी व्यवस्था है। तो ये जो है ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है और ये दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। और मॉन्टेस्क्यू की बुक कौन सी है? कानून की आत्मा यानी द स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसे हम मोस्टली जो है द स्पिरिट ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको कहेंगे कानून की आत्मा। तो इस शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये सरकार के अंग हैं, इनके बारे में बताया है। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज़ किया था। यानी जो मध्यम वर्ग था वो समानता चाह रहा था, इक्वलिटी चाह रहा था। उसका आगाज़ जो है वो मध्यम वर्ग ने किया था और ये सबसे महत्वपूर्ण नारा था फ्रांस की क्रांति का। स्वतंत्रता और बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। तो फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। स्टेट्स यानी कि श्रेणियों में। प्रथम स्टेट पादरी यानी क्लर्की, द्वितीय स्टेट अभिजात वर्ग यानी जो नोबिलिटी, और तृतीय स्टेट जो था इसमें देश की 90% जनता थी, उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। ये लोग जो थे ये मतलब गरीब कह सकते हैं आप या श्रमिक कह सकते हैं, मतलब लो कास्ट के थे। लो कास्ट से सेंस यानी कि उनकी अर्निंग थोड़ी कम थी, वो मध्यम वर्गीय थे, आप ऐसे समझिए। पहले वाले जो थे वो पादरी थे, दूसरे वाले अभिजात यानी कि कुलीन थे, और जो ये 90% जनता थी ये क्या थी? ये मध्यम वर्गीय थी, यानी जो मिडिल क्लास जो हम देखते हैं आज के टाइम में। और इसी जो ये मिडिल क्लास थे इन्हीं को सारे कर यानी कि टैक्स देने पड़ते थे। और इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान, मजदूर ये सारे जो है वो मिडिल क्लास में आते थे। चाहे वकील, डॉक्टर, वकील और जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान, मजदूर कोई भी हो, सब मिडिल क्लास में आते थे। इन्हीं लोगों से सारे टैक्स वसूले जाते थे और जो पादरी और कुलीन थे उनसे अभिजात उनसे टैक्स नहीं लिए जाते थे। तो एक तरीके से जो है वो कर यानी कि जो टैक्स को ये जो अनुचित तरीके से लिया जाता था, यही जो है वो क्रांति का कारण बना। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा कौन सी थी? तो लिब्रे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत अगर हम देखें तो वो कब हुई? 5 मई 1789 ईस्वी में। माप तौल की दशमलव प्रणाली जो है वो फ्रांस की ही देन है, ये भी इम्पॉर्टेंट, सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट ही आ रहे हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक वो हर्डर को कहा जाता है। नेपोलियन के बारे में अगर हम देखें तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनको मतलब कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासिबो
में इनका जन्म हुआ था। तो जो नेपोलियन है उनका जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। कहाँ पर? कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में, यानी कोर्सिका जो द्वीप है उसकी राजधानी थी अजासियो, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन ने ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। 1769 में नेपोलियन ने जो है वो इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन जो है वो कब खत्म हुआ? तो 1799 ईस्वी में। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम काउंसिल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए वो काउंसिल बना। तो जो है वो प्रथम काउंसिल जो है वो कौन बना था? तो नेपोलियन। कब? 1799 ईस्वी में। और 1802 में वो अपने जीवन भर के लिए जो है वो काउंसिल बना। 1804 ईस्वी में क्या हुआ कि नेपोलियन जो है वो फ्रांस का सम्राट बना। तो नेपोलियन जो है प्रथम काउंसिल कब बना था? 1799 में। और जो है वो फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो 1804 में। इनके पिता थे कार्लो बोनापार्ट। आधुनिक फ्रांस का निर्माता अगर हम देखें तो वो नेपोलियन को ही माना जाता है। तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता कौन है? नेपोलियन। नेपोलियन ने ही सबसे पहले इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। किसका? बनियों का देश। तो किसने कहा था? नेपोलियन ने इंग्लैंड को। नेपोलियन ने पत्नी जोसेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। तो इनकी पहली वाइफ थी जोसेफाइन, उनको इन्होंने तलाक दे दिया और ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी मोरिया लुइसा, उनसे शादी कर ली। ट्राफल्गर का युद्ध ये 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में हुआ था। तो ट्राफल्गर का युद्ध क्या है? जो कि 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में हुआ था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करी थी। कब? तो 1800 ईस्वी में। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा गया। तो नेपोलियन का कोड क्या था? जो नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह करवाया था तैयार, वही नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों से बुरी तरह जो है वो पराजित होना पड़ा। तो नेपोलियन को किसने हराया था? तो नील नदी का जो युद्ध था उसमें अंग्रेजी जहाज बेड़े के नायक नेल्सन के हाथ, यानी नेल्सन ने हराया था नेपोलियन को। फिर है यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन का लिप्जिग नामक स्थान पर नेपोलियन को हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया। पर वह एल्बा से भाग निकला और फिर से वो जो है फ्रांस का सम्राट बन गया। तो यानी जब इसको नेल्सन ने हराया था, किसको? नेपोलियन को। तो किस युद्ध में? नील नदी के युद्ध में। तो फिर यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को जो है वो लिप्जिग नाम के स्थान पर हरा दिया और फिर जो है इसको बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया। पर जो है नेपोलियन वो एल्बा से भाग गया और फिर से फ्रांस का सम्राट बन गया। अंत में क्या हुआ, यानी इन सब की जो लास्ट मोमेंट देखें तो अंततः क्या हुआ कि मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध जो कि हुआ था 18 जून 1815 में, वहाँ नेपोलियन को पराजित करके उन्होंने बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहाँ 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। तो लिटिल कॉर्पोरल किसे कहते हैं? लिटिल कॉर्पोरल तो वो कहते हैं नेपोलियन को। किसको? नेपोलियन को। नेपोलियन के पतन का यदि हम कारण देखें तो वो था उसका रूस पर आक्रमण करना। यानी सब कुछ जो है वो नेपोलियन का ठीक चल रहा था, पर उसकी पराजय का कारण बना रूस। यानी रूस के कारण जब उसने आक्रमण किया, उसकी गलती ये थी कि उसने रूस पर आक्रमण किया और रूस पर आक्रमण करने के बाद जो है वो उसके पतन का कारण बन गया। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार को बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया। तो महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? नेपोलियन ने। किस लिए? तो इंग्लैंड के वाणिज्य और व्यापार का बहिष्कार करने के लिए। वियना कांग्रेस समझौता
तो इसके तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। तो फ्रांस के प्रभुत्व को किस समझौते से जो है वो समाप्त किया गया, तो वियना कांग्रेस समझौता के द्वारा यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में जो है फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। तो ये पूरी थी फ्रांस की राज्य क्रांति और उससे जुड़ी हुई जो मेन टॉपिक्स हैं वो सारे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप गाइज आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और हमें हौसला भी मिल सके और हम मोटिवेट हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।